दोस्तों, so now let's start a new topic that is called vector. And what is a vector? हम लोगों ने इसके पहले चैप्टर में देखे थे फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज वो सारी चीजें होती है जो कि हमें फिजिक्स, जो कि लॉज ऑफ नेचर को डिस्कवर करता है, उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए जिन क्वांटिटीज की हमें रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटली दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्केलर और दूसरे होते हैं वेक्टर। ठीक है, तो पहली बार वेक्टर जो डेवलप किए थे दैट वाज हर्मन ग्रासमैन। उन्होंने वेक्टर के बारे में सबसे पहली बार डिटेल्ड मैथमेटिकल एनालिसिस जो है वो हम लोगों के सामने जो है लाए थे। क्या ये याद रखना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। तो आफ्टर द इन्वेंशन लोगों ने वेक्टर के बारे में फर्दर और भी चर्चा किए और वेक्टर के जितने भी प्रॉपर्टीज है वो सारे के सारे धीरे धीरे इवेंचुअली हमारे सामने आना चालू हुआ। ठीक है, सो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है, वो डिसीजन हम किस तरीके से लेंगे। स्केलर वो सारे क्वांटिटीज है जिनका एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, यानी मेजर होती है। दैट मेजर कैन बी पॉजिटिव और इट मे बी अ नेगेटिव और इट मे बी जीरो, और साथ में होता है एक यूनिट। मेजर और यूनिट अगर हमारे पास हो और उस क्वांटिटी के बारे में पूरी जानकारी हमें मिल जाए तो इन दैट केस दैट फिजिकल क्वांटिटी विल बी टर्म्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास है मान लो डिस्टेंस ट्रैवल्ड, मैं 50 किलोमीटर घूम के आया, ठीक है, तो बात यहां पर खत्म हो जाती है। 50 जो है वो हमारा मेजर है, किलोमीटर जो है वो हमारा यूनिट है। या फिर कोई बॉडी का मास है मान लो 70 kg, तो बॉडी का जो मास का मेजर है वो है हमारा 70 किलोग्राम, जो है वो उसका यूनिट को स्पेसिफाई कर रहा है। ठीक है, राइट। और ऐसा जो स्केलर क्वांटिटीज होती है, बहुत सारे एग्जांपल है, मास, टाइम, टेम्परेचर, एनर्जी, पावर, डिस्टेंस ट्रैवल, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे इनफाइनाइट है। यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को सवाल पूछो, उस फिजिकल क्वांटिटी में अगर हमारा एक नंबर और साथ में एक यूनिट पे अगर जानकारी समाप्त हो जाती है तो इन दैट केस वो वाला फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर बोलेंगे। ना कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे भी होंगे जिन पे ना केवल हमें यह जानने की जरूरत है जो उसका मेजर क्या है और यूनिट क्या है, साथ ही साथ यह भी जानना जरूरी है जो किस डायरेक्शन के अलोंग है, तो वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने अगर पूछा तुमको तो तुम्हारे घर यहां से कितना दूर है, अगर तुम जवाब देते हो 5 किलोमीटर्स, नाउ प्रॉब्लम इज मैं यहां से खड़े होके किसी भी तरफ 5 किलोमीटर चलूं, ऑब्वियस सी बात है मैं तुम्हारे घर पे नहीं पहुंचने वाला हूं। तो तुम्हारे घर 5 किलोमीटर पे दूरी पे है ये बोलने के साथ साथ तुम्हें ये भी बोलना पड़ेगा क्या वो अलोंग नॉर्थ है, या 5 किलोमीटर अलोंग साउथ है, या 5 किलोमीटर अलोंग नॉर्थ ईस्ट है। हमें मेजर और यूनिट के साथ साथ एक डायरेक्शन की जानकारी भी जरूरी पड़ती है। तो वैसा क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन के रिक्वायरमेंट होती है दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। एंड वेक्टर क्वांटिटीज का बहुत सारे एग्जांपल हैं। क्लासिक एग्जांपल फोर्स, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सारे के सारे हमारा वेक्टर्स के अंदर आते हैं। बहुत सारे वेक्टर क्वांटिटीज है, पूरा फिजिक्स पढ़ने के दौरान ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज का हम सामना करेंगे। तो एग्जांपल के तौर पे हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज 30 मीटर अलोंग नॉर्थ, so 30 is the measure, meter is the unit and north is giving me the direction। ठीक है, तो कोई क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो उसका एक मैग्नीट्यूड होगा और डेफिनेटली उसका एक डायरेक्शन होगा। बट ध्यान देना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना वेक्टर के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है, बट कोई सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। व्हाट आई मीन टू से इज जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद
हो सकता है कोई एक क्वांटिटी हमारा वेक्टर ना हो। इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल है करंट। करंट जो है वो उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, उसके पास डायरेक्शन भी है। ऑब्वियसली बात है करंट का डायरेक्शन है, किस तरफ करंट फ्लो कर रहा है वो बात का इंपॉर्टेंस हम रखते हैं, लेकिन वो हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। द रीजन बीइंग, देखो स्केलर क्वांटिटीज हमेशा ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा जो है वो हमारा फॉलो करते हैं। नाउ व्हाटएवर बी द टू वायर्स ओरिएंटेशन, अगर इन दोनों वायर पे हमारा करंट जो है वो 1 एम्पियर और 2 एम्पियर हो, तो इन दैट केस यहां पर जो तीसरे वायर से जो करंट निकलेगा वो डेफिनेटली लॉजिकली 3 एम्पियर ही होने वाला है। एंड दिस डजंट डिपेंड अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द टू वायर्स, यानी दोनों वायर ऐसे लगा हुआ है या आपस में 90 डिग्री पे लगा हुआ है, तीसरा वायर किस तरीके से सेट है, इट डजंट मैटर। यानी करंट के जो मैग्नीट्यूड्स है इनका डायरेक्ट नॉर्मल एल्जेब्राइक एडिशन अगर हम हैं वो बोल पा रहे हैं तो करंट जो है वो डेफिनेटली एक स्केलर क्वांटिटी ही है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। सो वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए जो एडिशनल कंडीशन का रिक्वायरमेंट है उस एडिशनल कंडीशन को समझो। जो वो क्वांटिटी वेक्टर होने के लिए इन एडिशन टू हैविंग अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इट मस्ट फॉलो द वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। मतलब वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, एडिशन के बाद सब्सट्रैक्शन भी देखेंगे। सो कोई एक क्वांटिटी वेक्टर होने के लिए वो हमारा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यानी जो वेक्टर अलजेब्रा है वो हमारा फॉलो करना चाहिए। नॉर्मल ऑर्डिनरी अलजेब्रा उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। सो द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इज मस्ट हैव अ मैग्नीट्यूड, इट मस्ट हैव अ डायरेक्शन एंड इट मस्ट फॉलो द वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है। अच्छा, वेक्टर जो है उसको हम लोग लिखते हैं कॉपी में नॉर्मली एक के ऊपर एक हम एरो बना देते हैं, और बुक्स में ऑब्वियसली हम ये एग्जाम हॉल में नहीं बनाएंगे, हम जब खुद बनाते तब कभी नहीं बनाएंगे। बहुत सारे बुक्स में प्रिंट करने के दौरान वो वाला क्वांटिटी को बोल्ड कर देते हैं। अगर बोल्ड में कोई फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट है तो इसके मतलब भी वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट ऑब्वियसली बोल्ड हम करते नहीं रहेंगे। जब हम खुद लिखेंगे वी विल रिप्रेजेंट इट बाय एन एरो ओवर इट। ठीक है। Now the question is, what about the geometrical representation? हम ज्योमेट्रिकली कोई एक वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखो, कोई भी एक वेक्टर में एक होता है हमारे पास इनिशियल पॉइंट यानी हेड। कोई भी हमारा जो वेक्टर होता है उस पे होता है एक इनिशियल पॉइंट यानी हेड, और साथ में एक हमारा सॉरी इनिशियल पॉइंट यानी टेल, पूंछ, और साथ में हमारे पास होता है एक का फाइनल पॉइंट यानी हेड। कोई एक वेक्टर जो है, अगर मान लो मैं यहां से तुम्हारे घर पे जा रहा हूं तो यहां जो है वो मेरा इनिशियल पॉइंट है, तो वो हमारा काम करेगा उसका टेल का, और तुम्हारा घर जो है जहां पर मैं जा रहा हूं दैट इज द फाइनल पॉइंट एंड दैट विल वर्क एज अ हेड। ठीक है। नाउ ये दोनों इनिशियल और फाइनल को एक स्ट्रेट पॉइंट से जोड़ो, एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया मैंने, और इनिशियल से फाइनल तो आई मूव्ड फ्रॉम टेल टू हेड, सो दिस इज द एरो। ठीक है। एरो का डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन ऑफ एरो इज फ्रॉम टेल
टुवर्ड्स हेड, टेल से हेड की तरफ हमेशा हमारा ये डायरेक्शन जो है वो हमारा होने वाली है। ठीक है, दिस एरो गिव्स द डायरेक्शन, दिस एरो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ये एरो जो है वो हमारा वेक्टर का डायरेक्शन देता है। ठीक है, अच्छा, जो हमारा ये लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये जो है दिस इज द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन, और इसको हम लोग दूसरे नाम से भी बोलते हैं द आर्म लेंथ। दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन, और जिसको हम लोग दूसरे नाम से बोलते हैं दैट इज द आर्म लेंथ। ठीक है, अच्छा, आर्म लेंथ जो होगा, जो आर्म लेंथ होगा, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द मेजर ऑफ वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। आर्म लेंथ जो होगा वो उस वेक्टर का मेजर या फिर मैग्नीट्यूड के साथ, हमारा मेजर और मैग्नीट्यूड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है एक्चुअल में। मेजर कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द पॉजिटिव क्वांटिटी, सो मेजर कैन बी नेगेटिव, ठीक है, and magnitude is always positive. So rather than measure, we will write the mode of measure of the vector. अच्छा, तुम लोग से माइनस यहां पे कहां पे है? वेक्टर में माइनस जो है वो हम डायरेक्शन पे दे देंगे। -20 किलोमीटर अलोंग नॉर्थ इज सेम एज 20 किलोमीटर अलोंग साउथ, यानी डायरेक्शन को बदलकर मैं हमेशा ही अपना मेजर को पॉजिटिव बना सकता हूं। तो रेदर देन मेजर वी यूज द टर्म मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर जो होगा, ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जिसको हम लिखते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर, और we write it as simply A. ठीक है, सब कुछ भूल जाओ। एंड दिस थिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, क्योंकि किसी भी चीज का जो मॉड लगा देने पे वो नॉन नेगेटिव तो होगा ही होगा, राइट। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और सिंपली ए, जिसका वैल्यू जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा, और जो हमारा आर्म लेंथ होगा वो आर्म लेंथ हमेशा हमारा क्या होने वाला है, वो उस मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होने वाला है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, हमें 1 किलोमीटर रिप्रेजेंट करना है वेक्टर से, हम 1 किलोमीटर लंबा लाइन बनाने नहीं बैठ जाएंगे। हम बोलेंगे जो मैं 10 सेंटीमीटर दिखा रहा हूं वो मेरा 1 किलोमीटर से मैप्ड है। तो अगर मैं 5 सेंटीमीटर के लाइन बनाऊंगा तो ये अंडरस्टूड हो जाएगा वो जो है वो मेरा 500 मीटर्स का मैग्नीट्यूड यानी मेजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो आर्म लेंथ जो होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर और मॉड ऑफ मेजर ऑफ द वेक्टर। अच्छा, वेक्टर जो लाइन पर होता है ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट को कंटेन करता हुआ, पूरा वेक्टर को कंटेन करता हुआ एक लाइन हम बना सकते हैं, और ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ सपोर्ट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ सपोर्ट, राइट। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है
in vector we cannot directly add the magnitudes. 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर चलने पर मैं 5 किलोमीटर आगे गया हूं, यह कह नहीं सकता हूं। हो सकता है मैं 2 किलोमीटर पहले नॉर्थ पे जाऊं, फिर 3 किलोमीटर साउथ पे आ गया, तो फाइनली जो मैं हूं अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से डेफिनेटली 5 किलोमीटर की दूरी पे तो नहीं हूं। तो जो नॉर्मल हमारा ऑर्डिनरी एल्जेब्रा है ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वो हमारा वैलिड नहीं है यहां पर। ठीक है, राइट। अब ध्यान देना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। सबसे पहले हमें इस बात को समझना है, कोई एक वेक्टर को कोई हम एक स्केलर के सहारे किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, अच्छा, मान लो कंसीडर अ वेक्टर ठीक है, मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है ए वेक्टर, राइट। लेट के बी अ स्केलर, k is not equals to 0। k एक स्केलर क्वांटिटी है, वो हमारा 0 नहीं है। तो अगर मैं k को a से मल्टीप्लाई करता हूं, देन k into a vector is also a vector। k into a vector is also a vector quantity। फॉर एग्जाम्पल, मैं 20 किलोमीटर नॉर्थ 2 बार चलूं तो इफेक्टिवली वो 40 किलोमीटर अलोंग नॉर्थ हो जाएगा, राइट। अब यहां पर 2 पॉसिबिलिटीज है, वो है अगर हमारा k ग्रेटर देन 0 है तो उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज मल्टीप्लाइड k टाइम्स, जो मैग्नीट्यूड है दैट इज मल्टीप्लाइड k टाइम्स, एंड डायरेक्शन रिमेन्स सेम। k अगर ग्रेटर देन 0 है तो मैग्नीट्यूड जो है वो k टाइम्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, k अगर हमारा 1 से बड़ा है तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, k अगर 1 से छोटा है तो मैग्नीट्यूड कम होगा। यानी इफेक्टिवली मैग्नीट्यूड जो है वो हमारा k टाइम्स से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, और डायरेक्शन जो है उस पर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। और k अगर हमारा लेस देन 0 हुआ, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है दैट इज मल्टीप्लाइड बाय mod ऑफ k टाइम्स, एंड डायरेक्शन बिकम्स ऑपोजिट। मैग्नीट्यूड जो है वो मॉड ऑफ, यानी -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैग्नीट्यूड जो होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा, और डायरेक्शन जो होगा वो एग्जैक्टली हमारा उल्टा हो जाएगा। माइनस का मतलब ये है जो हमारा टेल है वो बनेगा हेड, और जो हमारा हेड है वो बन जाएगा हमारा टेल। ठीक है, तो यहां से मैं और एक चीज भी बोल सकता हूं, तो -a वेक्टर इज अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज a वेक्टर एंड ऑपोजिट डायरेक्शन।
तो माइनस ए वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर जितना ही होगा और उसका डायरेक्शन जो है वो हमारा उल्टा हो जाएगा। मतलब यहां पर अगर मैं बनाऊं, बाकी सब एज इट इज रहेगा, बस हमारा हेड जो बन जाएगा वो बन जाएगा नया टेल, और जो टेल है वो हमारा बन जाएगा हेड। यानी ऊपर वाला अगर हमारा ए वेक्टर है, नीचे वाला है हमारा माइनस ए वेक्टर। ठीक है, ओके ओके दोस्तों, तो अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला जो है दैट आर पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, नाउ सो व्हाट आर पैरेलल वेक्टर्स? इसका डेफिनेशन ज्यादातर बुक्स में गलत दिया हुआ है। पता नहीं फिजिक्स के बुक वालों को क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि जो फिजिक्स के बुक्स में डेफिनेशन लिखते हैं उसका एग्जैक्ट कंट्राडिक्शन मैथ्स में हमें 12th में जाके पढ़ना होता है, क्योंकि मैथ्स में एक पूरा डेडिकेटेड टॉपिक है बात में वेक्टर्स के ऊपर। यहां पे जो हम वेक्टर करेंगे ये तो बहुत ही ज्यादा बेयर मिनिमम होगा। मैथ्स में एक पूरा का पूरा डेडिकेटेड टॉपिक है वेक्टर के ऊपर। मैं अगर अभी ये बुक वाला कुछ देसी बुक वाला डेफिनेशन मैंने पढ़ा दिया, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, देसी बुक वाला डेफिनेशन मैंने पढ़ा दिया, तो इन दैट केस जब मैथ्स में तुम पढ़ोगे और अगर मेरा डेफिनेशन तुमने लगा दिए, वो गलत वाला डेफिनेशन लगा दिए, तो मैथ्स में तो आधे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होने वाला है। ठीक है, सो पैरेलल वेक्टर्स का डेफिनेशन जो है वो हमारा बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, वो क्या है बात को समझो। इफ टू वेक्टर्स are such that their lines of support are parallel, then the vectors are said to be parallel. अगर दो वेक्टर का लाइंस ऑफ सपोर्ट आपस में पैरेलल है तो उन दोनों वेक्टर को हम पैरेलल बोलेंगे। तो मान लो यहां पर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, सो इन दोनों का लाइन ऑफ सपोर्ट अगर मैं देखूं, राइट, इन दोनों का लाइन ऑफ सपोर्ट अगर मैं देखूं तो ये दोनों हमारा आपस में जो है वो पैरेलल है। तो ये ऑब्वियस सी बात है हमारे पैरेलल वेक्टर्स है। ठीक है, और दूसरा एक और केस भी देखो। अगर ये वाले हैं, यहां पर इसके जो लाइन ऑफ सपोर्ट है और इसके जो लाइन ऑफ सपोर्ट है, ये दोनों भी हमारा आपस में पैरेलल है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज ऑल्सो a case of parallel vectors. ठीक है, so if two vectors are parallel, then they have either same or opposite directions।
पैरेलल वेक्टर का डेफिनेशन में ज्यादातर जो देसी गंवार बुक्स होते हैं वो लिख देते हैं जो टू वेक्टर्स आर पैरेलल इफ देयर डायरेक्शंस आर सेम। बेहुदा बकवास, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। पैरेलल वेक्टर के केस में केवल और केवल दोनों वेक्टर्स का, ठीक है, जो हमारा लाइन ऑफ सपोर्ट है वो पैरेलल होना चाहिए। देयर डायरेक्शन मे बी सेम, देयर डायरेक्शन मे बी ऑपोजिट, बोथ आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, क्योंकि तुम लोग बहुत जगह पे ये नाम एनकाउंटर करोगे इसलिए बोल दे रहा हूं। देयर इज नथिंग कॉल्ड anti-parallel vectors। एंटी पैरेलल वेक्टर बोल के कुछ होता ही नहीं है। ऐसे कोई शब्द का इस्तेमाल कोई स्टैंडर्ड बुक में हुआ ही नहीं था। पता नहीं इंडियन बुक्स ने वो टर्मिनोलॉजी को उठाया कहां से है, क्योंकि टर्मिनोलॉजी तुम अपने मर्जी से क्रिएट नहीं कर सकते हो। टर्मिनोलॉजी तुम अपने मर्जी से क्रिएट नहीं कर सकते हो। जो हमारा स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी से वो मानना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा सर फिर पैरेलल में सेम डायरेक्शन है या ऑपोजिट डायरेक्शन है? ध्यान देना, इफ डायरेक्शंस आर सेम then they are called like vectors। अगर डायरेक्शन सेम होता है तो हम बोलते हैं लाइक, यानी ये दोनों वेक्टर्स जो है वो हमारे लाइक वेक्टर्स है। एंड if opposite then they are called as unlike vectors। तो पैरेलल वेक्टर का ही दो केस है, एक होता है लाइक और दूसरा होता है अनलाइक। ठीक है, लेकिन दोनों के दोनों जो हमारा वेक्टर है वो दोनों के दोनों ही पैरेलल वेक्टर्स के ही पार्ट है। एंटी पैरेलल वेक्टर कुछ भी नहीं होता है। सो यहां पर सिंपल वे ऑफ सेइंग इज, इफ ए वेक्टर इज अ पैरेलल टू बी वेक्टर, देन व्हाट वी कैन से इज, ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन या तो सेम है या तो ऑपोजिट है। वी कैन से दैट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर। लैम्डा इज अ स्केलर दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर पैरेलल है तो ए वेक्टर जो होगा वो हमारा लैम्डा बी वेक्टर के इक्वल होगा, जहां पे लैम्डा हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है वो 0 नहीं हो जाना चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड 0 है फिर तो हम डायरेक्शन के बारे में कुछ कह ही नहीं पाएंगे। सो लैम्डा इज अ स्केलर जिसका वैल्यू हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये बात हमें समझ में आ गई है। तो लैम्डा अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसके मतलब वो होता है लाइक। लैम्डा अगर लेस देन 0 होता है तो उसको हम बोलते हैं अनलाइक वेक्टर्स। ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, दो वेक्टर को हम इक्वल कब बोलेंगे? दो वेक्टर को हम इक्वल कब बोलेंगे?
A vector and B vector are said to be equal A vector and B vector are said to be equal if they have same magnitude and same direction. ए वेक्टर और बी वेक्टर को हम इक्वल तब बोलेंगे अगर दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो हमारा सेम हो और उनका डायरेक्शन जो हो वो भी हमारा सेम हो। ठीक है, सो ये दो वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, अच्छा, दिस डेफिनेशन, ये जो हमारा इक्वलिटी का डेफिनेशन है, enables us for free parallel translation of a vector। यानी कोई एक वेक्टर को उसके पैरेलल हम फ्रीली जो ट्रांसलेट है वो हम डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, यानी ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मान लो ये हमारा बी वेक्टर है तो ये वाले बी को कंट्रोल सी कर दो। ठीक है, यानी इसके ये जो लाइन ऑफ सपोर्ट है इसके पैरेलल मैं इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सपोर्ट में ऐसे बना सकता हूं। ये वाला जो है इसके इतना ही, इसके इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सपोर्ट इसके पैरेलल में बना सकता हूं। तो उतना ही मैग्नीट्यूड का तुम कहीं पर भी बना दो, दिस विल बी ऑल्सो बी वेक्टर। या फिर अगर मैं यहां बना दूं उतना ही मैग्नीट्यूड का, so what he says, right now we are dealing with free vectors. Right now we are dealing with the free vectors where head and tail are not fixed। जो ये फ्री वेक्टर्स है इनका हेड और टेल फिक्स नहीं है, मैं इसको अपने मर्जी से कहीं पर भी हिला सकता हूं। राइट, सो इस कारण पे दिस विल ऑल्सो इंप्लाई अस दैट पैरेलल vectors can also be termed as collinear vectors। ठीक है, parallel vectors can also be termed all as collinear vectors। right, रीजन ऑब्वियस सी बात है, ध्यान दो, अगर ये है मान लो A वेक्टर और ये है मान लो हमारा B वेक्टर, A वेक्टर और B वेक्टर दोनों का जो लाइन ऑफ सपोर्ट है वो हमारा पैरेलल है, तो these two are the parallel vectors obviously।
तो ये वाला बी वेक्टर को अगर मैं कंट्रोल एक्स करता हूं, यानी कट करता हूं, और उसके बदले में यहां पर अब चिपका देता हूं कंट्रोल वी करके, तो ये बी है तो ये भी बी है, तो जो पैरेलल है वो कोलिनियर भी है, क्योंकि वो डेफिनेटली हमारा एक लाइन पे ही लाई करेगा। राइट नाउ हम जिन वेक्टर्स को लेके बात करेंगे वो सारे फ्री वेक्टर्स होंगे, यानी उनका हेड और टेल फिक्स नहीं है, ठीक है। हाँ, इवेंचुअली एक और टाइप का वेक्टर आएगा जिसको हम बोलेंगे फिक्स्ड वेक्टर। वो क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे, बट राइट नाउ हम जितने भी वेक्टर्स के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं पूरे प्रोसेस के दौरान, वो सारे हमारे फ्री वेक्टर्स होंगे। और सच्चाई तो ये है, हम जो फिजिक्स पढ़ते हैं, देखो वेक्टर हमें पढ़ने का शौक क्यों हुआ, गणित पढ़ाने का ठेका तो मैं ले नहीं रखा हूं, तो इसलिए पढ़ा रहा हूं जो कि फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटीज का हमें सामना करना पड़ेगा और उनको हमें मैथमेटिकली ट्रीट भी करना पड़ेगा। तो फिजिक्स में जो वेक्टर्स हम एनकाउंटर करेंगे, more than 70% will be the fixed free vectors, केवल और केवल जो 30% है वही हमारा फिक्स्ड वेक्टर होने वाला है। फिक्स्ड वेक्टर के केस में हमारा टेल और हेड जो है वो हमारा फिक्स हो जाते हैं। वो क्या होता है वो बाद में देखेंगे, बट सबसे पहले अभी एक बात समझो, जो चीज हम करने वाले हैं उसमें पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर बोथ आर बेसिकली वन एंड द सेम, क्योंकि पैरेलल ट्रांसलेशन अलाउड है, तो जो वेक्टर्स पैरेलल है वाया पैरेलल मूवमेंट उसको मैं हमेशा ही एक लाइन पर तो लेकर आ ही पाऊंगा, ठीक है। अच्छा, ए वेक्टर ग्रेटर देन बी वेक्टर, ए वेक्टर लेस देन बी वेक्टर, ए वेक्टर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी वेक्टर, A vector is less than or equals to B vector, has no significance. इन टर्म्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हम इक्वालिटी के अलावा बाकी कोई कंपैरिजन हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। राइट, नाउ मूविंग ऑन, नेगेशन ऑफ अ वेक्टर। कोई एक वेक्टर का नेगेशन क्या होता है? नेगेशन ऑफ ए वेक्टर, नेगेशन ऑफ ए वेक्टर आर क्या बोलते हैं उसे, सॉरी क्या बोल रहा हूं, नेगेशन ऑफ ए वेक्टर इज minus a vector that is same magnitude and opposite direction. Next, जीरो वेक्टर। अगेन ये वाला जो हमारा डेफिनेशन है ये बहुत जगह पर गलत दिया हुआ होता है। जीरो वेक्टर का सवाल कहां पर उठता है? सवाल तब उठता है व्हाट हैपेंस इफ हेड एंड टेल of a vector coincide। अगर कोई एक वेक्टर का हेड और टेल हमारा coincide कर जाए then what will happen? अच्छा, बहुत सिंपल सी बात है, ये कब अराइज होगा समझो। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट आई गो 20 किलोमीटर नॉर्थ एंड देन आई कम बैक 20 किलोमीटर साउथ, देन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? नाउ इट्स अ डिस्प्लेसमेंट, सो इट हैज टू बी अ वेक्टर। बट क्योंकि मैं 20 किलोमीटर नॉर्थ जाके 20 किलोमीटर साउथ आ गया, तो मेरा इनिशियल और फाइनल पॉइंट डेफिनेटली हमारा सेम हो गया। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाने के कारण सिंपल सी बात है, अगर हम ध्यान दें
तो उस वेक्टर का हेड और टेल जो है वो हमारा डेफिनेटली कोइंसाइड करने वाला है। ठीक है, सो जीरो वेक्टर has a magnitude that is equals to 0 and what is the direction? कुछ जगहों पे लिखा हुआ होता है नो डायरेक्शन। बकवास यार, डायरेक्शन नहीं है तो फिर वेक्टर कैसे है? देखो, डायरेक्शन नहीं बता पाना और डायरेक्शन नहीं होने में डेफिनेटली डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो, बहुत सिंपल सी बात में एक चीज बता रहा हूं, अगर मान लो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, पॉसिबिलिटी ये है जैसे फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 और 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, ठीक है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 हो, तो इन दैट केस हमें इन दोनों को सॉल्व करके एक यूनिक इक्वेशन जो है वो हमें मिलने वाली है, वो आ जाएगी x0 y1। अच्छा, दूसरा एक पॉसिबिलिटी है जो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 और दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। क्योंकि ये दोनों पैरेलल लीनियर इक्वेशन है, यानी लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पैरेलल बोल सकता हूं, तो इसमें तो हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ऐसा x और y पॉसिबल ही नहीं है जिसमें x प्लस वाई साइमल्टेनियसली 1 एंड 2 हो, तो यहां पर तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बट x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 और दूसरा लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 2, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पर दोनों इक्वेशन जो है वो एक्चुअली सेम ही इक्वेशन है। तो बेसिकली वी हैव x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। सो ऐसा तो नहीं है जो सॉल्यूशन नहीं है। x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 1 अलाउड, x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 0 अलाउड, x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू -1 अलाउड। तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं? हां, करता है। कितने सॉल्यूशंस है? इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबल सॉल्यूशन है। x का कोई एक वैल्यू फिक्स कर दो और उसके करस्पॉन्डिंग y का एक वैल्यू हो जाएगा, तो यहां पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट तो करेगा बट सॉल्यूशन का यूनिकनेस नहीं होगा। बट इसके मतलब मैं ये नहीं बोल सकता हूं जो नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अ पॉइंट? ट्राई टू अंडरस्टैंड, जीरो वेक्टर इज बेसिकली अ पॉइंट। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट पॉइंट? मैं ये नहीं कह सकता हूं जो उसमें कोई डायरेक्शन है ही नहीं। तुम जो डायरेक्शन बोलो वो सही है, यानी डायरेक्शन का एग्जिस्टेंस है, उसका यूनिकनेस नहीं है। यानी जीरो वेक्टर विल हैव अ मैग्नीट्यूड ऑफ 0 एंड एनी specified direction is called, any specified direction। डायरेक्शन में तुम जो मर्जी चाहे डायरेक्शन ले लो, वो उस जीरो वेक्टर का डायरेक्शन है। तो जीरो वेक्टर का डायरेक्शन यूनिक नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। इस बात पे ये मत बोलना जो डायरेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। डेफिनेटली इट हैज अ डायरेक्शन, अदरवाइज हाउ कैन इट बी इवन अ वेक्टर? सो जीरो वेक्टर इज अ पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट, कोप्लानर वेक्टर्स। सो व्हाट आर कोप्लानर वेक्टर्स? टू और
more vectors are said to be coplanar if their lines of support are coplanar। दो या फिर उससे ज्यादा वेक्टर्स को अगर हम कोप्लानर तब बोलेंगे अगर उनके लाइंस ऑफ सपोर्ट कोप्लानर हो। ध्यान देना 3D में कोप्लानर होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। दो लाइन, ये दोनों लाइन ना हमारा पैरेलल है ना हमारा एक प्लेन पे लाई करता है, ऐसे लाइंस को हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस। तो ये जो दो वेक्टर जो दो ये हमारा पेन से रिप्रेजेंट हो रहा है, दैट आर डेफिनेटली नॉट कोप्लानर वेक्टर्स। बट क्योंकि फ्री वेक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि पैरेलल ट्रांसलेशन अलाउड है, इसको पैरेलली ऊपर ले जाओ या इसको इसके पैरेलल नीचे ले आओ, मैं हमेशा लाइंस ऑफ सपोर्ट को पैरेलल बना सकता हूं। तो दोस्तों ध्यान देना, फॉर फ्री वेक्टर्स two vectors are always coplanar। ठीक है, अगर फ्री वेक्टर्स है तो इन दैट केस दो वेक्टर हमेशा ही कोप्लानर होगा। हां, लेकिन तीन के केस में अब हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, तीन में जो प्रॉब्लम हमें आने वाली है वो क्या है। जो अगर मान लो हम तीन पेन ले लेते हैं यहां पर, अब एक, दो और ये मान लो है तीसरा ये वाला, ये x है, एक y है, एक z के अलोंग है। तुम दुनिया की सारी ताकत लगा दो इन दोनों के प्लेन में, जो तीसरा हमारा वेक्टर है जो तुम यहां से साफ साफ देख सकते हो। अगर मैं पिंक और रेड के प्लेन में आंख रखूं तो जो मेरा ब्लैक पेन है वो कुछ भी कर लो वो हमारा प्लेन पर नहीं आएगा। तुम कितना भी ताकत लगा लो, कितना भी पैरेलली ट्रांसलेट कर लो, यानी थ्री और मोर वेक्टर्स may or may not be coplanar। दो तो कोप्लानर होगा ही होगा फॉर फ्री वेक्टर्स, तीन या फिर उससे ज्यादा जो है वो हमारा कोप्लानर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके दोस्तों, तो एक इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर? वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड is equals to 1 is called a unit vector। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? यूनिट वेक्टर को हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड एज ए कैप। अच्छा, why it is called the unit vector? देखो, यूनिट बेसिकली क्या होती है? बेसिक हमारा जो हमारा मेन फंडामेंटल ऑफ मेजरमेंट होता है वो व्हाट इज 70 kgs? इट इज 70 times 1 kg। ठीक है, तो 30 किलोमीटर अलोंग नॉर्थ टू मेजर दिस आई नीड 1 किलोमीटर अलोंग नॉर्थ। So the vector that is of magnitude 1 and is along north is the unit vector। तो यूनिट वेक्टर का मेन काम हमारा क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। ए कैप रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन
ऑफ अ वेक्टर। कुल मिला के तो वो हमारा एक जो डायरेक्शन है वो हमारा वेक्टर का दिखाता है। यानी व्हाट आई मीन टू से इज, जैसे हम लोगों का 70 kg मेजर करने के लिए we need to know what is 1 kg and 1 kg 70 times make it the 70 kg body, तो वैसे ही 1 किलोमीटर along north 30 times is 30 किलोमीटर along north। सो जितना टाइम्स बोल रहा हूं वो बेसिकली उसका मैग्नीट्यूड है, और जो 1 किलोमीटर along north है वो हमारा यूनिट वेक्टर है जो हमारा डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रहा है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई भी अगर हमारे पास वेक्टर है ए वेक्टर, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर इज अ मैग्नीट्यूड, ए कैप इज द डायरेक्शन वेक्टर। और कोई भी चीज का जो है अगर हम ध्यान दें, कोई भी चीज का अगर हम ध्यान दें 30 टाइम्स 1 किलोमीटर along north, so times will be governed by the magnitude. So what I can write is a vector is a mod of a vector into a cap. So 30 times 1 kilometer along north. So that is the unit vector, and the times that will give you the magnitude. यानी in short में ये भी लिख सकता हूं, a cap will be equals to a vector by mod of a vector. Unit vector of a vector is always unique, क्योंकि उसका डायरेक्शन जो भी है यूनिक है, ठीक है, एक्सेप्ट जीरो वेक्टर फॉर विच जीरो कैप इज नॉट डिफाइंड। ऑब्वियस सी बात है, जीरो कैप जो है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो वेक्टर हैज इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबल डायरेक्शन, इट हैज एन आर्बिट्री डायरेक्शन। तो सिंपल सी बात है, जीरो कैप हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जो बेसिकली हमारा एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो उसको मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो या वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, वी विल बेसिकली गेट द यूनिट वेक्टर। ठीक है, ओके। आई कैप 3 स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है। आई कैप जो होगा that is represented as unit vector along x-axis. J cap is the unit vector along y-axis, and K cap is the unit vector along the z-axis. तो हमारा जो स्पेस होता है वो 3D होता है, उस पर हमारा x, y और z तीनों एक्सिस हमारा लाई करता है। तो इफ दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z, तो x एक्सिस के अलोंग जो हमारा यूनिट वेक्टर है दिस इज आई कैप। बाय द वे, इसको अगर मैं पीछे प्रोड्यूस करूंगा ये ऑटोमेटिकली हमारा हो जाएगा माइनस आई कैप। नाउ y के अलोंग जो है दिस इज j कैप, पीछे की तरफ हो जाएगा माइनस j कैप, और z एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जो है दैट इज k कैप, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे आ जाएगा माइनस k कैप। So that is the basic fundamental regarding the unit vector. ठीक है? And now the last definition
दैट इज कॉल्ड द रोटेटिंग वेक्टर। ठीक है, व्हाट इज अ रोटेटिंग वेक्टर? If a vector is rotated, ठीक है, keeping its tail fixed। अगर एक वेक्टर को मैं रोटेट करता हूं, उसका टेल को हमेशा फिक्स रखते हुए, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक उसका रोटेटिंग वेक्टर। ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर ये मेरा है ए वेक्टर, तो यहां पर मैं अपना जो पुछड़ी है, उस पुछड़ी को मैंने फिक्स कर दिया, और ये वाला वेक्टर को अगर मैं रोटेट करना चालू करूंगा, तो ऑब्वियसली बात है डायरेक्शन तो हमारा बदलेगा ही बदलेगा, तो वेक्टर तो हमारा बदल जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। वेक्टर बदलेगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि डायरेक्शन बदलते जा रहा है। लेकिन कोई भी एक रोटेटिंग वेक्टर जो है, उसका वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन तो हर बार बदलता रहेगा, मतलब डायरेक्शन बदलने के कारण, बट उसका जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो हमारा हमेशा फिक्स रहेगा। तो दैट इंप्लाइज हेड ऑफ अ रोटेटिंग वेक्टर lies on a circle of a radius, टेल अगर हमारा फिक्स है, ठीक है, तो इन दैट केस हेड जो है वो हमारा एक सर्कल पे लाई करेगा, जिसका रेडियस जो होगा मॉड ऑफ ए वेक्टर, एंड सेंटर of the circle is tail of the, उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो हमारा उस वेक्टर का जो फिक्स्ड टेल है वो हमारा होने वाला है। तो विद दैट हम लोग सारे के सारे डेफिनेशंस जो है वो हम खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग वेक्टर अलजेब्रा की ओर बढ़ते हैं, यानी we will try to know how do we add, subtract or multiply vectors. Let's see.